हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग लॉज। लॉज को समझना। अभी पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ के आए थे? पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में कुछ पढ़ा था। अब पार्लियामेंट से लॉज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अभी देखते हैं आगे। तो ये वीडियो लेक्चर जो है ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैप्टर में क्या क्या सारी चीजें हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट द चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है सारा क्लियर। तो अब देखिए, लॉज एंड देयर फैमिलियरिटीज विद अस। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉज को आप कितना समझते हो, तो अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, सर हाँ बिल्कुल इतना ही समझते हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पुलिस पकड़ेगी और हमें फाइन देना पड़ेगा, ये लॉज है। ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल है, सभी ने समझा इस चीज को। लाइसेंस नहीं है, पुलिस पकड़ेगी, पैसे देना पड़ेंगे, फाइन भरना पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉज को लेके वो सिर्फ यहीं तक नहीं है। लेकिन ठीक है, अब क्योंकि आप सिविक्स पढ़ रहे हो तो आपको और ब्रॉड डायमेंशन पे सोचना चाहिए। सिर्फ चालान कटवाने तक नहीं सोचना है ना, लॉज के और भी इंप्लीकेशन है, और भी बड़ा उसका इंपैक्ट हो सकता है, कैसे लॉज आते हैं, सारी चीजें। तो अगर बात की जाए लॉज एंड देयर फैमिलियरिटी विद अस, हमसे कितने फेमिलियर है लॉज, तो देयर आर लॉज स्पेसिफाइंग एज फॉर मैरिज। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ये। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा आपने कि मैरिज के लिए हम क्या कर देते हैं, लॉज बना दिए कि हाँ एज, सर्टेन एज शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ गर्ल और अ बॉय टू मैरी। ठीक है, 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़कों के लिए। तो ये कैसे हुआ, ये किसने फिक्स किया कि 18 रहना चाहिए, 21 रहना चाहिए? तो ये लॉज ने फिक्स किया। ठीक है, लॉ है तभी हम वो फॉलो करते हैं उस चीज को। फिर जैसे लॉज गवर्निंग दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना है, बेचना है, तो एक उसके लिए स्पेसिफिक लॉ होता है। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन, ये सारे लॉज होते हैं कि कैसे जमीन खरीदी जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको क्या करना होगा, कैसे प्रोसेस रहेगी, ये सारी चीजें। तो हर चीज के लिए क्या रहता है, लॉ रहते हैं। क्लियर है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये लॉ बनाता कौन है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हर चीज के लिए एक लॉ होता है और उस लॉ के हिसाब से उस चीज को किया जाता है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि लॉज बनाता कौन होगा। ठीक है, लॉज कौन बनाते हैं, आप खुद सोचो जरा 2 मिनट के लिए। ठीक है, आप बनाते हो, मैं बनाता हूं? नहीं। कौन बनाता है लॉज? तो लॉज बनाने के लिए हमने एक बॉडी बनाई है। ठीक है, बॉडी बनाई है, वो वाली बॉडी नहीं है। ठीक है, तो पार्लियामेंट, पिछले चैप्टर में जो हम पढ़ के आए हैं, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्यों चाहिए रहती है हमें? क्योंकि पार्लियामेंट हमारे लिए लॉज बनाती है। तो अब ऐसे जोड़ो कि पार्लियामेंट है जो लॉज बनाएगी, वो लॉज क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। वो लॉज हम फॉलो करेंगे और हमारी लाइफ का एक बहुत फेमिलियर पार्ट होते हैं। बिना लॉज के कुछ नहीं होगा। अगर लॉज नहीं होंगे तो क्या दिक्कत होने वाली? सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझना, अगर लॉज नहीं होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत क्योस डेवलप हो जाएगा। कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कैसा भी अपने हिसाब से जंगल रूल हो जाएगा पूरा, कि जिसमें ताकत है वो आगे सर्वाइव कर जाएगा, जो कमजोर है वो पीछे रह जाएगा। लॉज सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, लॉज इक्वलिटी बनाए रखते हैं सोसाइटी में। ठीक, तो ये लॉज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिमिलरली देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग लॉज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन दी चैप्टर। ठीक है, तो इसी हिसाब से जैसे हम आपने देखा कि लॉज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो अब हमें समझना है कि लॉज जो है तो उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। जैसे ये तो देख लिया आपने कि लॉज चलो पार्लियामेंट बना रही है, लेकिन अब क्या पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए वो सभी पे इक्वली लागू होंगे? ठीक है, एक सवाल है ये, क्या अमीर और गरीब दोनों को एक ही तराजू में तोला जाएगा उन लॉज पे? देखो थियोरेटिकली तो हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली क्या रियलिटी है वो देखेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सवाल और ऐसे उठता है कि क्या ये लॉज हमेशा ही अच्छे होते हैं? मान लो जैसे अगर गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, और लॉ क्या बनाती थी गवर्नमेंट की, जो लाल शर्ट पहन के निकलेगा उसकी पिटाई हो जाएगी। कितने लोग लाल शर्ट पहन के बैठे बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब क्या होगा कि ये लॉ तो बना दिया, तो हम देखेंगे हो तो लॉ के हिसाब से रहा, लेकिन इसमें लॉजिक कहां है? ठीक है, एल फॉर लॉ और एल फॉर लॉजिक नहीं है लेकिन इसमें। ठीक है, तो अब उस सेंस में समझना इस चीज को कि बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं जब हम लॉज की बात करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम पढ़ेंगे डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या लॉज सभी पे अप्लाई होते हैं, एक टॉपिक ये होगा स्पेसिफिक। फिर हम देखेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉज कैसे आते हैं वो भी देखेंगे हम। ठीक है, पार्लियामेंट तो बनाती, लेकिन पार्लियामेंट को सपने थोड़ी ना आते रात में कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनको सपने आएंगे कि कल उठ के ये वाला लॉ बनाना है। वो लॉ कैसे बनाए जाते हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल न्यूज। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल न्यूज लॉज जो हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे काम करती हैं। कि कुछ लॉज, कुछ न्यूज ऐसी होगी जो क्या होगी, अनपॉपुलर होगी, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो लॉ बन के बैठा है तो फिर लोग अपोज भी करेंगे। स्टोरी ऑफ रोजा पार्क, रोजा पार्क की स्टोरी आप 7th में भी पढ़ के आए थे, 8th में भी एक बार और पढ़ाएंगे आपको। और फाइनली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उसके आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन मोटा सा चैप्टर, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट
डिटेल्स पढ़ेंगे, एक पर्सपेक्टिव समझ में आएगा आपको कि चीजों को देखने का नजरिया बनेगा आपका, आए ना समझ में। तो ये सारी चीजें इस कॉम्पैक्ट से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझ में आया कि व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डू लॉज अप्लाई टू ऑल। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सारे टॉपिक्स मैंने बताए थे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्रिस्प चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए टॉपिक क्या है यहाँ पे, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या सभी लोगों पे समान तरह से लॉज अप्लाई होते हैं? तो इस चीज को समझने से पहले एक छोटी सी सिचुएशन समझिए, एनालाइज दिस सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन दी हुई है हमें कि a government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लड़के ने किसी प्रकार का कोई क्राइम कमिट किया है और क्राइम कमिट किया तो सजा मिलेगी। अब जब सजा मिलेगी तो सजा मिलना थी उसे, लेकिन उस मुजरिम को क्या किया गया है, उसके पिताजी के द्वारा, जिनके पास पावर थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने छुपा दिया। ठीक है, ये पूरी कहानी बताई मैंने आपको। तो अब इस केस में अगर हम हमसे पूछें कि क्या लॉ का वायलेशन हुआ है, तो मैं बोलूंगा हाँ। अब आप बोलोगे क्यों? ठीक है, तो लॉ का वायलेशन तो हुआ है, नो डाउट। अब क्यों हुआ ये एक्सप्लेन करो, हाउ, कैसे हुआ ये एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो देखो यहां पे इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड हियर। तो ये चीज आ गई इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है वो आपको समझाते हैं। देखो अभी तक कहानी क्या बताई मैंने, कहानी बताई आपको, वो बताया कि लॉ का वायलेशन हो रहा है। लॉ का वायलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं वो वायलेट हो रहा है। आपके मन में सवाल आता होगा ये रूल ऑफ लॉ क्या चीज है? ठीक है, चलो तो ये रूल ऑफ लॉ क्या चीज है वो बताता हूं मैं आपको। देखिए दो शब्द देता हूं, रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल बाय लॉ क्या है? जैसे मुझे आज पावर दिए, अब मुझे कल से रूल करना है, बोलूंगा रूल करना है, कैसे रूल किया जाए, कैसे रूल किया जाए। लॉकडाउन चल रहा है तो जो लोग रेड टी शर्ट पहन के बाहर निकलेंगे उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए। तो ये मैं अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से मैंने लॉ बना दिया एक। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो आर्बिट्रेरी हो गया। इंसान जो है उसको रेड कलर पसंद नहीं था तो उसने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से क्या कर दिया, मतलब रूल बाय लॉ के हिसाब से क्या कर दिया, किसी के ऊपर कुछ भी बना दिया लॉ। रूल बाय लॉ, ही इज रूलिंग बाय मेकिंग द लॉ। अब लेकिन जब रूल ऑफ लॉ रहता है, देखो ऑफ और बाय का फर्क आ रहा है बस। ठीक है, जब रूल ऑफ लॉ रहता है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मैं आया आज लीडर बना, मैं पावर में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पावर में आने के बाद अपने हिसाब से कुछ भी लॉ बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो पहले से लॉ बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने जो लॉ बना दिए ना वही लॉ फॉलो करके चलना होगा। तो रूल ऑफ लॉ में क्या है, लॉ इज सुपीरियर नॉट द लॉ मेकर। आया ना समझ में? बहुत अच्छी चीज है, लॉ इज सुपीरियर नॉट द लॉ मेकर। तो जो लॉ बना रहा है उसके पास कोई पावर नहीं है, जो लॉ बना हुआ है उस लॉ से वो इंसान पावर लेके रूल कर रहा है, या फिर कह सकते हैं सर्व कर रहा है। सर्व इज द बेटर टर्म। ठीक है, कोई रूल नहीं करता है डेमोक्रेसी में, आप सर्व करते हो। ठीक है, आप सेवा कर रहे हो जनता की, ना कि उनके ऊपर हुक्म चलाओगे। क्लियर है? तो द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड हियर। आया समझ में? अब रूल ऑफ लॉ के जरा हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ ऑल पर्संस इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, हर इंसान को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब जब इक्वालिटी की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। तो इक्वली ट्रीट करना है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी बेसिस हो, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजंस ऑफ कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। ठीक है, लॉ जो होते हैं तो वो इक्वली सभी को अप्लाई होते हैं। और देखो हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन। मतलब क्या है कि हमने यहां देखा कि जो कानून है कि अगर आप मर्डर करते हो, किसी प्रकार का क्राइम करते हो तो आपको इतनी सजा होना है, तो वो हर इंसान को इक्वली अप्लाई होना चाहिए। चाहे इंसान अमीर हो, चाहे इंसान गरीब हो, चाहे किसी के पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे किसी के पिताजी किसान हो, सभी इंसान के ऊपर क्या होना चाहिए, इक्वली अप्लाई होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि उसके पिताजी क्या थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो बच गया। तो ये वायलेशन हो गया रूल ऑफ लॉ का। तो एक पॉइंट ये भी, लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। ठीक है, आगे क्या है, एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी इंसान गिल्टी है या नहीं है, गिल्टी मतलब कोई भी मुजरिम है या नहीं है, वो आप कैसे तय करोगे? ठीक है,
मेरा तरीका अलग है। मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि किसको पसीना मतलब एक तरह से स्वेट आ रहा है, किसी को अगर स्वेट आ रहा है बात करते करते वो डर गया है, इसी ने क्राइम किया होगा, इस तरह से सोचने लगूंगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आपके हिसाब से कोई बोल देगा कि नहीं नहीं जिसका चेहरा लाल हो जाता है उसने क्राइम किया है। तो ऐसे अलग अलग नोशन हो सकते हैं। तो इस केस में क्या है, रूल ऑफ लॉ ये बोलता है ऐसा वेग कंसेप्ट नहीं चलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ any crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established। मतलब एक प्रोसेस होगी जिसके थ्रू आप देखोगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, एविडेंसेस सबूत मिलेंगे। जैसे कभी कभी रहता है ना कि सबूत की कमी के चलते कोई छूट गया, अब लोगों को पता था शायद इसने क्राइम किया हो लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाया उसके अगेंस्ट में, तो छूट गया वो। तो एक प्रोसेस है कि एविडेंस होना चाहिए, एक ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो जब होगी, ये जो चारों पॉइंट्स हमने पढ़े, तब क्या कहलाएगा, रूल ऑफ लॉ कहलाएगा। तो अब यहां देखोगे, यहां भी लॉ की बात की गई, यहां भी लॉ की बात की, यहां भी लॉ की बात की गई। तो लॉ की बात जो की जा रही है तो उसमें लॉ को प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। और तब आज हम जो कहते हैं ना कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि सारी चीजें रूल्स के हिसाब से चल रही है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ये हो गया रूल ऑफ लॉ। अब आगे देखो क्या है इसी टॉपिक में, अगर जैसे हम आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो आगे क्या कहा जा रहा है, आगे सिंपल सी चीज कही जा रही है कि इज दिस सिचुएशन सेम सिंस एंशिएंट टाइम। एक सवाल पूछते हैं हम आपसे, क्या कि आज जो आप रूल ऑफ लॉ वाली सिचुएशन देख रहे हैं तो ये एंशिएंट टाइम से ही ऐसी चले आ रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एंशिएंट टाइम में आपने देखा होगा, बाहुबली देखिए, उसमें क्या होता है, देव माता क्या कहती है, मेरा वचन ही है शासन। तो देव माता ने जो बोल दिया वो क्या हो गया, शासन, वो क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो रूल्स बन गए। लेकिन इंडिया में ऐसा थोड़ी ना कि कोई बोल देगा खड़ो के पास मेरा वचन है शासन और चालू हो जाएगा। वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के वचन है शासन, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि अगर बात की जाए इज दिस सिचुएशन सेम सिंस एंशिएंट टाइम, तो नो। एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि रूलर्स का एटीट्यूड, रूलर्स के पर्सपेक्टिव, उस हिसाब से चीजें चलती थी, कोई लॉज फिक्स नहीं थे। क्या होता था, रूलर जो लॉ बना देता था वो लॉ चलते थे, ठीक है। तो पहले रूल बाय लॉ था, ठीक है, दे वर रूलिंग बाय मेकिंग द लॉज। लेकिन फिर क्या होता है, फिर देखो तो और एक और चीज समझो, इन एंशिएंट टाइम इंडिया देयर वर इननमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लॉज, ठीक है। अब एंशिएंट टाइम में अगर बात की जाए तो बहुत सारे तरह तरह के लॉज कैसे, क्योंकि इंडिया तब इंडिया भी नहीं था ना, कहीं राजस्थान में कोई राजा है, कहीं क्या कह सकते हैं कि गुजरात में कोई अलग राजा है, साउथ में जाओगे तो साउथ इंडिया में कोई अलग राजा है। तो ऐसे जो बहुत सारे राजा थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो उनके रूल्स अलग, इनके रूल्स अलग, इनके रूल्स अलग, तो तरह तरह के लॉज थे। फिर उसके बाद में हिंदूज के लिए उनके रिलीजियस लॉज अलग, मुस्लिम्स के लिए उनके रिलीजियस लॉज अलग, तो सबके अलग अलग लॉज। तो क्या थे, बहुत सारे लॉज थे, ओवरलैपिंग थे, कंफ्यूज करते थे कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, किसी एक रिलीजन में सही बात, किसी दूसरे में गलत बात। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज दिस सिचुएशन, रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो क्या एंशिएंट टाइम से सेम चला रहा है? नहीं, ठीक है। फिर क्या है, तो अब जब ये ओवरलैपिंग इनन्यूमरेबल लॉज थे, रूल बाय लॉ चल रहा था, तो इट क्रिएटेड प्रॉब्लम, इसके चलते समस्याएं बहुत सारी हुई खड़ी। अब क्या समस्याएं खड़ी हुई, तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द सिस्टम ऑफ लॉज बिगिन टू इवॉल्व, ठीक है। जब ये समस्याएं देखी गई कि ओवरलैप कर रहे हैं, दो रिलीजियस कम्युनिटी के अलग अलग लॉज हैं, किसको पकड़े किसको नहीं पकड़े, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉज बनाना चालू किया, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको अच्छे से समझना, क्या ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द सिस्टम ऑफ लॉज बिगिन टू इवॉल्व, धीरे धीरे लॉज बनने लगे, ठीक। तो जैसे अगर आपको ध्यान हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, वुमेन कास्ट सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन वाला चैप्टर जो है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते हैं, चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए वो बहुत सारे जैसे हिंदू रिलीजन है तो हिंदू रिलीजन के जो स्कॉलर्स हैं उन्हें बुलाते हैं, मुस्लिम रिलीजन है तो उलेमास वगैरह जो स्कॉलर्स होने बुलाते हैं, फिर उनको बैठा के एक लॉ टैबलेट कंपाइल करवाते हैं। तो इस तरह से फिर सिस्टमैटिक बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वही चीज यहां पे बताई गई है कि कॉलोनियल पीरियड में धीरे धीरे लॉज बनाना चालू कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो ओवरलैपिंग इनन्यूमरेबल लॉज हैं इनको खत्म करके एक लॉ बनाया जाए जिसको सभी लोग फॉलो कर सके। तो अब क्या होता है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म आर क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो इसी के चलते हम यहां देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है इंडिया में, उसके लिए क्रेडिट किसे दिया जाता है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स को। अब आप बोलोगे वेट, ठीक है, क्या वो इतने अच्छे थे कि हमारे लिए लॉज बना जाएंगे? सोचने वाली बात है। देखो ये बात तय है कि उस समय पे उन्होंने क्या किया, वो
जो भी किया, सिस्टम एक डेवलप कर दिया कि हाँ ऐसे लॉज बनते हैं, चीजें लॉज से चलती नहीं। तो हमारा पहले सिस्टम क्या था, एंशिएंट टाइम में हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है। तो क्या होता है, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया, इस चीज का हम क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस है, तो मेनी हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑफ ऑन सेवरल ग्राउंड्स। तो ये जो क्लेम है ना कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म आर क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, तो इस चीज को क्या किया, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने गलत ठहराया। कैसे, तो फर्स्ट द कॉलोनियल लॉज वर आर्बिट्रेरी, ये चीज समझने वाली है। तो क्या कहा है हिस्टोरियंस ने कहा कि आप कह रहे हो कि ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे उन लोगों ने लॉज लाए, रूल ऑफ लॉ लाए, तो उनके लॉ जैसे थे भी नहीं ना। लॉ कब कहलाएगा, अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल। तो अगर मान लो कोई लॉ क्या है, बेसिक स्पिरिट जो होती है डेमोक्रेसी की, या फिर जो बेसिक स्पिरिट्स होती है इक्वेलिटी की, फ्रीडम की, ब्रदरहुड की, उन सारी चीजों को वायलेट करता है, तो वो लॉ कहलाएगा ही नहीं। ठीक वही चीज यहां पे हुई कि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने लॉ तो लाए, लेकिन उनके लॉज बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी होते थे, मतलब एक तरफा लॉ होते थे। किसके फायदे के लिए होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के लिए होते थे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे सेडिशन एक्ट जो लाए उन्होंने, तो सेडिशन एक्ट में क्या होता है कि सेडिशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। सेडिशन कब लगाया जाएगा कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, आपके किसी काम से अगर राष्ट्र को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, जैसे आप क्या टेररिज्म में इंक्लूडेड और आप देश में बम धमाके करने की सोच रहे हो, तो आपके ऊपर सेडिशन लॉ लग सकता है, ठीक है। आप देशद्रोह करना चाह रहे हो, ठीक। लेकिन अब क्या होता है कि कॉलोनियल लॉ में क्या मतलब, जब ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने सेडिशन लॉ जो बनाया तो उसको बहुत ज्यादा ओपन एंडेड रख दिया, बोल दिया कि अगर आप गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करोगे तो भी आप सेडिशन के अंडर में आ गए, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, आज हम जैसे देखते हैं तो आज हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की आजादी है पूरी। आप देश के अगेंस्ट में थोड़ी ना जा रहे हो, आप तो गवर्नमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि वो काम नहीं कर रही है सही। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने जो सेडिशन एक्ट लाए, तो उसके चलते क्या बोल दिया कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये एग्जांपल है कि किस तरह से ब्रिटिश लॉ बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी थे, आया ना समझ में। तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इस चीज के चलते हम बोल सकते हैं कि उन्होंने कोई रूल ऑफ लॉ नहीं लाए, ठीक है, वो तो अपना फायदा देख रहे थे। फिर दूसरा आर्गुमेंट क्या देते हैं, सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये कहा जाता है कि हिस्टोरियंस बोलते हैं कि सारे लॉज जो बनाए, तो लॉज ऐसे थोड़ी नहीं कि सब ब्रिटिश ने ही बनाए, हमारे बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट, इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन लॉ मेकर्स थे, ठीक है, जिन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशंस दिए, अपना वैल्यूएबल लॉजिक दिया, ठीक है, माइंड लगाया और तब जाके लॉज बने, ऐसे ही हवा में थोड़ी ना लॉज बन गए। ये आर्गुमेंट दिया हिस्टोरियंस ने। तो देखो यहां पे क्या है, तो रोल ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट इन लॉ मेकिंग क्या होता है, द इंडियन लीगल प्रोफेशंस आल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। तो बहुत सारे जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स थे, ठीक है, जिन्हें लॉ की जानकारी थी, तो जैसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हाँ जो कॉलोनियल कोर्ट से वहां पे ऐसे लॉज होना चाहिए, इंडिया का भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि क्रेडिट दिया जा रहा है कॉलोनियल ऑफिसर्स को फॉर ब्रिंगिंग रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, तो हिस्टोरियंस उस चीज को बकायदा गलत ठहराते हैं कि एक तो आर्बिट्रेरी होते थे और दूसरा इंडियन लॉ मेकर्स का, इंडियन नेशनलिस्ट का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रूल ऑफ लॉ को इंडिया में स्टैब्लिश करने में, ठीक है। अब देखो क्या है, दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। देयरफॉर इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो ये समराइज कर सकते हो आप कि इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को जिनको भी हम पिछली 5-10 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या कहेंगे कि हाँ इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो डू लॉज अप्लाई टू ऑल में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया है कि लॉज जो हैं वो बकायदा रूल ऑफ लॉ है तो सभी को इक्वली इंप्लीमेंट होना चाहिए सभी के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती है जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने गड़बड़ करी, ठीक है। फिर हमने टॉपिक को और आगे बढ़ाया तो रूल ऑफ लॉ का पूरा कंसेप्ट समझा हमने, ठीक है। अब फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच रिप्रेजेंटेटिव बिगिन मेकिंग लॉज। अब जब रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो जब हम आजाद होने वाले थे, ठीक है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर मिली, तो हमने एक चीज समझी क्या कि अगर आपको सही तरीके से चीजों को चलाना है देश में, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन लोगों ने क्या तय किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना जरूरी है जिसमें सारे लॉज डालेंगे और बाद में देश कैसे चलेगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। देश किसी एक लीडर या फिर किसी एक मिनिस्टर या फिर किसी एक प्राइम मिनिस्टर से नहीं चलेगा। देश कैसे चलेगा कि जितने भी लॉज हैं सारे लॉज एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाए और वो लॉ जो है गाइड करेंगे। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ,
आ गया ना समझ में, ये कंसेप्ट है। अब देखो एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि वो तो 70 साल पहले बना के चले गए कॉन्स्टिट्यूशन, आज दुनिया कितनी बदल गई है, तो क्या वो ही लॉज सारे पुराने नहीं हो गए होंगे? ठीक है, तो इज द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर द इवोल्यूशन? क्या इवोल्यूशन होता है लॉज का कि बस वैसे कैसे पुराने चले आ रहे हैं? तो यहां पे आपको बताएंगे कि एक अमेंडमेंट का प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने देखा होगा। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, पुराने लॉज हटे भी हैं और लोगों की नीड के हिसाब से नए लॉज आए भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस सेंस में क्या आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, वो तो एक क्या है कि बस जो लिख दिया पत्थर की लकीर हो गई। वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के पहले तक क्या होता था कि हिंदू सक्सेशन लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है तो सिर्फ हिंदू फैमिलीज में प्रॉपर्टी किसको, जैसे फादर की प्रॉपर्टी किसको जाएगी, फादर की प्रॉपर्टी उसके बेटों के बीच में बटेगी, बेटी को या फिर वाइफ को नहीं मिलती थी, विमेन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता था। कब? 2005 के पहले तक। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाए गए, तो इस एक्ट में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये क्या है, इवोल्यूशन हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को क्या किया, चेंज किया। तो रूल ऑफ लॉ चलते हुए भी क्या होता है कि चीजों को टाइम के हिसाब से इक्वली क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। और इस लॉ के हिसाब से विमेन और वाइफ वगैरह फीमेल जेंडर को भी क्या मिलने लगा, वोटिंग राइट मिलने लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, ये सारी चीजें मैंने आपको इस टॉपिक में बताई। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि किस तरह से लॉज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी में, एक जो पूरा क्या सकते हैं एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, उसके माध्यम से हम समझने वाले हैं सारी चीजों को। यहां तक किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉज कैसे बनते हैं। सिंपल सी चीज। अब आप बोलोगे नए लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास होता है, हमने आगे पढ़ के आए हैं, ठीक है, बिल पास होता है, वो बिल जो रहता है तो उस पर जब मेजोरिटी मिल जाती है प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, स्टेट के केस में गवर्नर एसेंट दे देते हैं और लॉ बन जाता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं उन्हें सपना आता है कि ऐसा लॉ बनाना है, सोचो। तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाए फिर से एक सवाल कि नए लॉज कैसे बनते हैं, तो आप थोड़ा सोचोगे कि नए लॉज के लिए आइडिया कहां से आता है। आया ना समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। हम ये नहीं देखेंगे कि लॉज बनते कैसे हैं प्रैक्टिकली, कि कहां बिल पास होगा, कहां कैसे लॉ पास होगा, किसको मेजोरिटी किसको माइनॉरिटी, वो सारी चीजें नहीं, नए लॉज के आइडियाज कहां से आते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग, हमें पता है कि पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब लॉ बनाने की बात आती है। तो बट हाउ पार्लियामेंट गेट टू नो दैट विच लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, पार्लियामेंट को कहां से पता चलता है कि किस तरह के लॉज होना है, किस तरह के लॉज बनाना है, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहां पे क्या है, तरीके बताए गए हैं कि पार्लियामेंट को कैसे पता चलता है कि हाँ इस चीज पे लॉ बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता ये चाह रही है। पार्लियामेंट क्या चाहेगी अल्टीमेटली, जो जनता चाहेगी। जनता क्यों? क्योंकि अगर सिटीजंस के हिसाब से गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी तो इट इज फॉर श्योर दैट इन द नेक्स्ट टेन्योर द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी इलेक्टेड, गवर्नमेंट जीत के नहीं आएगी, ये तय है। तो उस सेंस में क्या है कि यहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पार्लियामेंट मस्ट कैटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। पार्लियामेंट को कैसे पता लगेगा विच लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव समझना। इश्यूज रेज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ दी सोसाइटी, तो अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी में क्या क्या जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी में जैसे हम कह रहे हैं ट्राइब्स आ गए, अगर ट्राइब्स किसी चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पार्लियामेंट को समझ में आएगा कि अरे यार ये इस तरह का लॉ चाह रहे हैं, तो पार्लियामेंट फिर क्या करेगी, उस तरह के लॉ पे लॉ लाने के बारे में सोचेगी उस तरह का, ठीक है। तो प्रोटेस्ट, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं ये गलत चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट काट के वहां मेट्रो बनाना चाह रही है, जंगल काट के मेट्रो बनाना चाह रही है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रीथिंक करेगी अपने उस डिसीजन पे कि क्या जंगल काटे जाना चाहिए और मेट्रो लाना चाहिए, ठीक। फिर क्या है, वॉइस ऑफ द सिटीजंस, तो जनता की आवाज, जो मैंने आपसे कहा कि लोग किस चीज को चाह रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट तक पता चल जाती, गवर्नमेंट को बात पहुंच जाती है। जैसे लोग चाह रहे हैं अगर क्या कि टैक्स कम किया जाए, बढ़ाना तो कोई नहीं चाहेगा, ठीक है, टैक्स कम किया जाए, तो गवर्नमेंट को वहां तक आवाज पहुंच जाएगी कि हाँ टैक्स कम किया जाए थोड़ा, ठीक है। रोल ऑफ टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, एडिटोरियल्स, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा काम रोल प्ले करती है। क्या है, हमारे देश में हमने मीडिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके रखी है, अगर वो सही तरह से करे तो,
ठीक है। समस्या ये हो जाती है कि वो अपनी जवाबदारी से क्या है मुंह घुमा लेते हैं और वो दूसरी चीजों में परेशान रहते हैं। बाकी अगर जैसे टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स जो हैं, अगर मान लो आपको लग रहा है कि ये देश में ये चीज गलत लग रही है, तो आप बदलाव कैसे लाएंगे? आप उस पे, उस इशू को, उस मुद्दे को पूरी तरह से कवर करेंगे, आप उस पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसके इंपैक्ट जब आप अपने न्यूज रिपोर्ट्स में, ठीक है, न्यूज रिपोर्टर्स, एडिटोरियल्स या फिर कह सकते हैं जो एंकर जर्नलिस्ट होते हैं ना, उन लोगों के पास वो पावर होती है कि वो समझते नहीं, वो चाहे तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीजों को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो जब क्या करेंगे, इस पावर का सही मायने में इस्तेमाल करेंगे, तब जाके क्या होगा, तब लॉज बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, आया समझ में। बट हाउ पार्लियामेंट गेट टू नो दैट विच लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, कौन से लॉ बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को कैसे पता लगेगा? तो ये सारे तरीके हैं, इससे पार्लियामेंट तक हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के कानों तक आवाज डाल सकते हैं कि हाँ ये लॉज बनाओ आप, ठीक। Let us understand how issue of domestic violence was brought up to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become a law, ठीक है। तो अब हम ये जो पूरी कहानी है जो मैंने आपको बताई कि how do new laws come about, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि नए लॉस कब आएंगे, दिख रहा है कि पार्लियामेंट लाएगी, लेकिन पार्लियामेंट को कब पता चलेगी, जब ये सारी एक्टिविटीज देश में होगी। तो अब हम क्या करते हैं, तो थ्योरी बता दी मैंने आपको, मैं इसका आपको क्या बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का को प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ लाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस समझते हैं आप क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब क्या है कि हमने हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और आज भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टेटस, ठीक है। ऐसा नहीं कि गरीबों के यहाँ ही लड़ाई होती है, अमीरों के यहाँ ही लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में खास करके विमेन जो है, तो विमेन के साथ में क्या किया जाता है, विमेन को परेशान किया जाता है। घरेलू हिंसा में विमेन को परेशान किया जाता है, मारना पीटना वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर उसे मेंटली अब्यूज किया जा रहा है, ठीक है, इमोशनली परेशान किया जा रहा है, इकोनॉमिकली परेशान किया जा रहा है, मतलब कि क्योंकि वो हाउसवाइफ है तो उसे पैसे नहीं दिए जा रही है, सारी चीजें, ठीक है। सेक्सुअली अगर उसे क्या किया जा रहा है, किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, तो ये सारी तरह की जो परेशानियां हैं, जो हिंसा जो एक महिला सहती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए जो लॉ लाया गया, तो वो एक क्लासिकल एग्जांपल है जो समझाता है कि किस तरह से इन सारे फ्रंट्स पे काम करते हुए देश की जनता पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचा सकती है और फिर पार्लियामेंट क्या करे, लॉ बनाए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे होती है चीजें। हमारी जो स्टोरी है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताती है। यहाँ पे अब आपको बुक में एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है, उसे समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट बता दी कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग चाहेंगे, पार्लियामेंट तक बात पहुंचाएंगे तो लॉज आएंगे। अब देखो यहाँ क्या है, तो 2006 अक्टूबर की कहानी दी है, दो फ्रेंड्स हैं, साजिया कुसुम, ठीक है। तो साजिया कुसुम पूछती है साजिया से, साजिया डिड यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा दिन है ना ये। तो ऐसा क्या आया था उस दिन न्यूज़पेपर में, उसे समझिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और समझना, आपको क्या समझना है वो, कि ये जो स्टोरी आपकी बुक में भी दी हुई है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठोगे कि हाँ यहीं से देखेंगे और करेंगे हम, ठीक है। तो आप उसको बुक में से भी देख के पढ़ के समझ सकते हो, स्टोरी है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको आउटलाइन बताते चलता हूं। तो साजिया क्या कहती कि हाँ बहुत बड़ा दिन है ये, ठीक है, ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, वायलेंस फ्री होम्स के लिए, और वायलेंस फ्री होम जो होंगे तो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अब जब घर में सब कुछ शांत रहता है, शांति रहती है, तो जो बच्चे घर में हैं वो भी क्या मतलब एक सही तरह से बच्चे बड़े होते हैं, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखते हैं, सारी चीजें रहती है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद में कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड, ठीक है, इनफैक्ट इट बिगेन विथ एस्टेब्लिशिंग नीड फॉर अ न्यू लॉ। तो अब यहाँ पे वो पुराने दिन याद करते हैं कि कैसे 2000 जैसे 6 में बात करें तब तो लॉ आ गया था, लेकिन 2006 के पहले क्या सिचुएशन थी, उन्होंने कैसे एक लंबा स्ट्रगल किया उस चीज के लिए, वो अपनी कहानी को रिकॉल करते हैं। तो जैसे हम उनकी कहानी समझते हैं। अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, ठीक है, तो वो ऑफिस में काम कर रहे थे, तब का एक दिन है, ठीक। उस दिन क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर उस दिन तो महिलाएं बात करती है आपस में, अब ऑफिस में लंच वंच हुआ है, बात कर रही हैं, तो बोलती है कि आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर, बट आई हैव नोवेयर टू गो। तो एक महिला बताती है क्या कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बनती नहीं है, तो वो मेरी पिटाई करते हैं और मुझे शर्म आती है किसी को भी बताने में, लेकिन मुझे एडवाइस चाहिए कि मैं क्या करूं, ठीक है। इस तरह से आगे लंबी समय तक चीजें नहीं चल सकती है। दूसरी महिला जो रहती है तो वो भी बोलती है क्या कि हाँ दिक्कत है, मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ जो है, तो माय सन एंड डॉटर इन लॉ, मेरे बेटा और बहू भी मुझे क्या करते हैं, वर्बली अब्यूज करते हैं, मारते नहीं लेकिन क्या बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं, मुझे मेरे बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं करने देते। तो इस तरह से क्या है, इकोनॉमिकली और इमोशनली वर्बली वो मुझे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार ही नहीं रहे हैं, बस बाकी शब्दों से मार रहे हैं,
ठीक है, तो वो आपस में बात करते हैं। तो जो तीसरी महिला से बात कर रहे होते हैं तो तीसरी महिला क्या बोलती है, मतलब ये और बताते हैं अपनी कहानी की वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहती, लेकिन वो इस तरह के वायलेंस को छोड़ना खत्म करना चाहती, क्योंकि ऐसा रहता है ना सोसाइटी में कि बाहर जाएंगे पुलिस स्टेशन, पता लगेगी बात अच्छा नहीं रहेगा, तो बोलती कि मैं वायलेंस खत्म करना चाहती हूँ। और ये बोलती कि मैं भी क्या है, मैं घर से निकलना नहीं चाहती हूँ, मेरे बेटे और मेरी बहू मुझे कब घर से निकाल दे कोई भरोसा नहीं है। तो महिलाएं अपना दुख बता रही होती है, और जो तीसरी महिला सुन रही होती है ना, वो क्या करती है, अनफॉर्चुनेटली दी एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। तो उन्हें पता लगता है कि आज के समय में जो लॉज है, मतलब 1991 के टाइम पीरियड में, उस समय पे जो लॉ थे, तो वो लॉ में क्या था कि अगर मान लो कोई क्राइम हो रहा है, आपका हाथ काट दिया, तो उसके लिए तो आपको क्या है, प्रोविजन है कि सजा मिलेगी, सारी चीजें होगी जिसने हाथ काटा उसको। लेकिन इस तरह के ऑप्शंस के लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है, कि आपको कोई मार रहा पीट रहा है तो वो आपके घर का मामला, इस तरह से गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसके लिए लॉज होना चाहिए। तो लोगों को समझ में आता है कि यार ये तो हमें क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से सहन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। और कब तक, जब तक हमारे हाथ पैर नहीं कट जाते तब तक सहन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्बली कोई मुझसे कुछ कह रहा है तो वो गवर्नमेंट भी बोल देगी उस समय पे लॉ नहीं था कि तुम्हारे घर का मामला है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जब लोगों को समझ में आए कि इट इज नॉट फेयर इनफ, ठीक है, ये चीजें जो है वो सही नहीं है, जब गवर्नमेंट को इस तरह से समझ में आए कि चीजें सही नहीं है, तो क्या है, देखो थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फॉर्म। तो एक नए लॉ की डिमांड होने लगी जब लोगों को समझ में आया कि लॉ होना चाहिए, क्योंकि हमारी इन चीजों को तो प्रॉब्लम की तरह कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये पब्लिक हियरिंग, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, लोग बात करते थे। वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेन, ठीक है, बोलते कि बहुत सारी महिलाओं की हमने बातें सुनी, कोई सबको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई किसी को घर पे पीट रहा है, तो कोई किसी तरह से मतलब एक जो सिचुएशन है, तो वुमेन की इस परेशानी को कोई भी समझ नहीं रहा है डोमेस्टिक लेवल पे, उसे एक घर का मुद्दा कह के दबा दिया जा रहा है चीजों को, ठीक है। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, और महिलाएं बात करने लगी कि हमें एक लॉ चाहिए जो इस परेशानी को एड्रेस कर सके, हाईलाइट कर सके। फिर क्या होता है, इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, ठीक है, लॉयर्स कलेक्टिव एक ग्रुप ऑफ लॉयर था जिन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने लगे और इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है, एक बिल बनाया, किस चीज का, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। बिल क्या होता है और लॉ क्या होता है, मैं आपको डिफरेंस पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी चीज को कानून बनने से पहले जो एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाता है ना, एक कच्चा चिट्ठा जो तैयार किया जाता है जिसपे आप क्या करने वाले हैं, उसमें जो प्रोविजन डाले उन्हें आप लॉ बनवाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने एक लिस्ट बनाई है, आपको ये सामान चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पिताजी को आप देंगे और पिताजी फिर क्या करेंगे, उसमें से हाँ हाँ ठीक है ये ले लो, ये, तो वो जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके पहले जो आपने एक रॉ लिस्ट बनाई, एक रफ लिस्ट बनाई है ना, वो चीज होती है क्या, बिल। तो एक बिल बनाया लॉयर्स कलेक्टिव, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग थे और भी, तो उसे नाम क्या दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, मतलब आप डोमेस्टिक वायलेंस को रोकेंगे और अगर किसी के साथ हुआ है तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए बिल बनाया। अब देखो उसमें क्या है कि ये बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है, तो उसमें सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए ना, जो मार रहा पिट रहा है वो तो दिख रहा है कि हाँ ये फिजिकल वायलेंस हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है। जैसे हमने देखा कि एक महिला के जो बेटे और बहू थे वो उसको क्या है, उसकी बैंक पासबुक नहीं लेने देते थे, बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं करने देते थे, ठीक है। इकोनॉमिक हो गया, सेक्सुअल एंड वर्बल, ठीक है, तो सेक्सुअल वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस में क्या हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है किसी का, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल जेंडर को बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ में क्या किया, मतलब उन्हें एज ए कमोडिटी देखा जा रहा है टू फुलफिल हिज सेक्सुअल डिजायर्स। तो उस तरह से क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर सेक्सुअल वायलेंस भी एक गलत चीज हो गई। फिर वर्बल और इमोशनल, ये भी एक तरह का वायलेंस, देखो इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं वायलेंस की तरह। जैसे क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जिसकी पिटाई हो रही तो दिख रहा है कि यार ये परेशान है, लेकिन अब वो घर में अंदर ही अंदर क्या उसे बार बार कुछ ताने मार रहे हैं, ठीक है, उसे इमोशनली परेशान कर रहे हैं कि तुम दिखने में सुंदर नहीं हो, तो तुम हमारे घर में बहू बन के कैसे आ गई, ये वो सारी चीजें। तो ये इस तरह के इमोशनल और वर्बल हर चीज को वायलेंस की, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया उस बिल में, ठीक है, बिल जो बनाया था। फिर क्या होता है, लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन दिस शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस। अब देखो ये लॉ में सिर्फ वाइफ नहीं होना चाहिए, हर वुमेन, वाइफ के साथ साथ में मां भी हो सकती, बहन भी हो सकती, बेटी भी हो सकती, सभी हर वुमेन को कवर किया जाना चाहिए डेफिनेशन में। फिर वो कुछ बोलते हैं कि मॉनेटरी रिलीफ भी होना चाहिए। मान लो अगर किसी महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया, उसे गवर्नमेंट ने अलग करवा दिया, उनके बीच में क्या करवा दिया, मान लो डाइवोर्स करवा दिया, ठीक है, तो डाइवोर्स तो करवा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर वो महिला कैसे रहेगी, तो उसकी मॉनेटरी रिलीफ की बात की जाती है, ठीक है, बाद में कैसे वो सर्वाइव करेगी। तो ये एक बिल तैयार किया गया, ठीक, बिल तैयार किया गया। मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, द वुमेन मूवमेंट वांट
न्यू लॉज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, अ गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट। मीटिंग्स वगैरह होने लगी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पे महिलाएं ये मुद्दा उठाने लगी कि हमें क्या चाहिए, एक नया लॉ चाहिए, ठीक। और क्या होता है कि गवर्नमेंट को मतलब एक तरह से गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने की जो हम बात पढ़ रहे हैं ना, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो नए लॉज कैसे आते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने, तो प्रोटेस्ट, मीटिंग्स, इन सारी चीजों के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट तक बात पहुंचा दी है। अब क्या होता है, फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002 में एक बिल लाया गया पार्लियामेंट में। लेकिन ये जो बिल लाए पार्लियामेंट में, तो महिलाएं बड़ी डिससेटिस्फाइड सी फील करती है इस बिल के बाद में। क्यों? क्योंकि देखो, दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, तो जो लॉयर्स एसोसिएशन वगैरह मिलकर जो काम कर रहे थे, जो सजेस्ट कर रहे थे वो, तो उस बिल में इनके द्वारा दिए गए सजेशन में से कुछ भी नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये बिल तो किसी काम का नहीं है। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो अभी आज जैसा बिल दे रहे हैं इसका प्रेजेंट फॉर्म खराब है, इसमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, हमें इसे अपोज करना चाहिए। तो इस तरह से अपोजिशन की बात चालू होती है, ठीक है। अब जब उसे प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो अब क्या होगा, देखो आगे, बिल गवर्नमेंट ने ले आई है लेकिन लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम चेंज भी करवा सकते हैं। इसको ऐसे समझना कि कैसे लॉ बनता है, टॉपिक से रिलेट करना, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो नए लॉज कैसे बनते हैं ये बता रहे हैं, पूरे लॉ की प्रोसेस कि कैसे लोगों में जागरूकता फैली, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो अब नया लॉ बनेगा, ठीक है। तो सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इन लोगों ने क्या किया, मतलब जो पार्लियामेंट की कमेटी है जो मिनिस्टर्स को सजेस्ट करेगी कि हाँ लॉ में ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, सारी चीज होना चाहिए। तो अब क्या होता है, बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, विमेन एसोसिएशंस ने उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी डिमांड रखी, क्या कि एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज, वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। देखो यहाँ पे क्या है, वही वाली चीज है कि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित रखा था। कब? 2002 के जो बिल को प्रपोज किया गया था उसमें। अब महिलाएं क्या चाह रही थी कि उस बिल को और एक्सटेंड करा जाए, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन जो है उसको सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित मत रखो, महिला तरह तरह के अत्याचार सह रही है, ठीक है। अब ये जब रिकमेंडेशन दी गई है तो द न्यू लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, और ये भी बोलते हैं कि जो नया लॉ बनाओगे आप तो उसमें क्या है, टेम्पररी कस्टडी होना चाहिए चिल्ड्रन की। मतलब जो इन्हें चेंजेस लग रहे थे कि ये चेंजेस आना चाहिए कि बच्चा जो है वो माँ के पास रहे, इस तरह से वो सारी चीजें जो लग रहा था तो वो फिर से रिकमेंड किया गया। अब क्या होता है, इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड दीज वर ऑल्सो टेबल्ड इन लोकसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में अपनी रिकमेंडेशन जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो जनता से ली थी, ठीक है, विमेन एसोसिएशन से ली थी, वो प्रेजेंट करी, ठीक है। द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द विमेन्स ग्रुप। फाइनली अ न्यू बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 2005। फिर से एक नया बिल रीइंट्रोड्यूस किया गया 2005 में। अब क्या होता है देखो, तो आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, ठीक है। और ये जब दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में भी फिर प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाएगा। जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे तो ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006, और 2006 में प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद में क्या होता है कि वो लॉ जो है, तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है और वुमेन प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है, कहां पे, सोसाइटी में, पब्लिक में। क्लियर है? तो अब देखो जैसे ये एंजॉय कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें बताते हैं दिस लॉ इज द फर्स्ट in recognizing women's right as violence free home and provides a comprehensive definition। तो अब ये सारी बातें हैं, आगे ना समझ में। अब हमें क्या समझना है, देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो नए लॉज कैसे आए। आपने देखा कि किसी इशू पे जब पब्लिक कंसेंस डेवलप करती है, लोगों में जागरूकता बनती है, लोगों में जागरूकता बनी, लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, तो लोगों ने जो भी तरीके होते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट या फिर कह सकते हैं पब्लिक गैदरिंग, गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई। गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने पे भी आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आपकी बात सही तरह से नहीं सुन रही है, आपके पॉइंट्स को नहीं डाल रही है, तो आप प्रोटेस्ट करते हो, अपनी रिकमेंडेशन देते हो, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी, लोकसभा, राज्यसभा सब डिस्कशन करते हैं, और उस तरह से फिर क्या है, जो प्रोसेस दी गई है कि लोकसभा में पास होगा बिल, राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, ऐसे करके नए लॉज बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टोरी के थ्रू एक आउटलाइन देने की कोशिश करी, क्लियर है। तो दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। मतलब अब बातें हैं सारी, नाउ begins another long journey, yes now the government has to ensure that this laws is implemented in enforced। जी हाँ, ये अच्छी चीज है। क्या है कि अब इन्होंने बोला चलो लॉ तो बन गया, लेकिन कानून सिर्फ बना देने से कुछ नहीं होता। अब एक नई जर्नी यहां से ये स्टार्ट होती है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा कि ये जो लॉज बनाए वो इंप्लीमेंट भी हो। विमेन को प्रोटेक्शन दिया है तो विमेन का प्रोटेक्शन, विमेन को ऑन ग्राउंड प्रोटेक्शन मिलना भी चाहिए, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है कि किस तरह से नए लॉज बनाए जाते हैं, क्लियर। अब एक बार अगर हम फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पे,
जो कि क्या है कि हमने देखा था कौन कौन से तरीके होते हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज। तो उसमें ये देखो, ये इश्यूज रेज वगैरह ये सारा सब कुछ हो गया। और जब पूरी कहानी पढ़ी हमने तो पूरी कहानी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पूरी कहानी से हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु इंश्योर्स दैट विच टाइप ऑफ लॉ शुड बी मेड बाय द पार्लियामेंट। जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा अल्टीमेटली, ठीक है। और वही यहां पे हमें देखने को मिला। अब देखो लॉज तो बन गए, लेकिन क्या हर लॉ को एक्सेप्ट किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो एकदम प्रोसेस के साथ बनेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं। क्या होता है अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई हैं। किसी को किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल, दो शब्द आते हैं इसमें। देखिए, अनपॉपुलर में हम क्या देखेंगे, कंट्रोवर्शियल में हम क्या देखेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं यहां पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। कुछ ऐसी चीज जिसे अगर लोग पसंद नहीं कर रहे वो अनपॉपुलर हो गई। कुछ ऐसी चीज जिसपे दो ग्रुप्स खड़े हो गए वो कंट्रोवर्शियल हो गई, कि कुछ एक चीज कह रहे हैं, कुछ दूसरी चीज कह रहे हैं। तो जब दो ग्रुप सामने सामने हो जाएंगे कंट्रोवर्शियल हो गया। तो अब क्या लॉज भी अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं? जी हां, हो सकते हैं, होते हैं, और हम समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, पार्लियामेंट, ठीक है, एक लॉ जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, दे पास्ड अ लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई सा भी लॉ पास कर दिया। तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास की जाने के बाद क्या होता है, वो जो लॉ बनाया पार्लियामेंट, तो वो क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा एंड हेंस वुड बी अ लीगल लॉ, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रोसेस से बनाया, पूरी प्रोसेस को फॉलो किया है पार्लियामेंट ने, क्या किया है, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है मेजोरिटी से, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट से असेंट दिए। तो जो प्रोसेस हम देखते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, पढ़ी हमने आगे चैप्टर्स में, तो वो प्रोसेस तो फॉलो की है। तो क्या कहेंगे कि वो लॉ जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है और लीगल भी है वो लॉ, ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन अब जब बात आती है किस चीज की, बात आती है कि वो लॉ जो है वो अनपॉपुलर कैसे हो सकता है जब वो अगर सही बनाया है तो जी हां, अब आपको रिलेट करना है कि जरूरी नहीं कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, हर लीगल लॉ लोगों के द्वारा पसंद किया जाए, उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ठीक है। स्टिल इट कैन बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है एक लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो, लीगल हो, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, वो अनपॉपुलर हो सकता है। सवाल वाई, ठीक है, क्यों हो सकता है ये बताओ आप हमें, ठीक। तो उसको समझने की कोशिश करना। देखो यहां तक कहानी समझ में आई ना, मैंने आपको हेडिंग को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने की कोशिश करी कि कोई भी लॉ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बजाय उसके कि वो पार्लियामेंट ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। क्यों होगा देखो, तो बिकॉज पीपल फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। तो जो लॉ बनाया गया है, उस लॉ बनाने के पीछे जो इंटेंशंस लगाए हैं, किसने, पार्लियामेंट ने, वो इंटेंशंस क्या है, गलत है, ठीक है। दोज इंटेंशंस आर इंटेंशंस बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल, ठीक है। हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब लोगों को ऐसा लगेगा कि लॉ बनाने के पीछे के जो इंटेंशंस है वो सही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि हाउ डू लॉज आर बीइंग फ्रेम्ड, लॉज कैसे बनाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। वो अपनी प्रोटेस्ट के थ्रू, अपनी ओपिनियन के थ्रू वो लॉ मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर मान लो कोई लॉ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत लेमेन एग्जाम्पल लेते हैं, एक लॉ है, एक लॉ में गवर्नमेंट क्या बोल देती है, एक लॉ में गवर्नमेंट बोल देती है कि जो भी लोग ईयर 2002 के पहले पैदा हुए थे, उन सभी लोगों के वोटिंग राइट्स अब छुड़ा लिए जाएंगे, ठीक है, समझो। तो अब क्या है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया गवर्नमेंट ने, तो ये जो एक लॉ बनाया, ये क्या हो गया कि लोगों को ऐसा लग रहा कि द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि 2002 के बाद जितने भी यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन क्या करने वाली है, हमें ही वोट देगी, पुराने लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो पुराने लोगों का वोटिंग राइट ही कैंसिल कर दो। तो इसके पीछे के इंटेंशन क्या है, अनफेयर है, हार्मफुल है, एक कम्युनिटी के लिए, एक सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए। तो अब क्या होगा कि ऐसे लॉज को लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और ऐसे लॉज जो हैं तो वही क्या, अनपॉपुलर लॉज कहलाएंगे, वही कंट्रोवर्शियल लॉज कहलाएंगे। आगे ना समझ में। तो देखो, सिटीजंस कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट repressive laws framed by the parliament when a large number of people begin to feel that the wrong laws has been passed, then there is pressure on the parliament to change this, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब लोग इस चीज को समझते हैं, जब एक डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं, जब वो एक्टिवली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में,
तब क्या होते हैं, तो वो बहुत सारे लॉज ऐसे भी होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, उनके अगेंस्ट में जब रोड पे उतरते हैं लोग, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, आवाज उठाना चालू करते हैं, तब जाके गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है, गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर होती है कि वी शुड चेंज दिस लॉज। क्यों? अगर हम लॉ नहीं बदलेंगे तो लोग हमें बदल देंगे। ठीक है, तो वो एक सिंपल सी प्रोसेस है कि कुछ लॉज अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, ठीक है, जो कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर किसी एक ग्रुप को पसंद नहीं आते, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इंटेंशन जो है वो गलत है उस लॉ को बनाने का, तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कितने स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ में उस लॉ को चलाए रखती है। अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि ये लॉ गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लॉ फिर रहता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस अंडर प्रेशर आ जाती है उस लॉ के, तो गवर्नमेंट को लॉ को हटाना पड़ता है। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, लॉज मेकिंग हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। क्या होता है, तो बहुत सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो होती है तो वो एक लॉ बना देती है कि लोग हॉकिंग नहीं कर सकते, स्ट्रीट वेंडिंग नहीं कर सकते। मतलब हम देखते हैं ना कि फुटपाथ्स वगैरह पे, पावर्मेंट पे क्या होता है कि लोग दुकानें लगा लगा के खड़े गए, तो यहाँ पे क्या बिक रहा है, यहाँ पे टॉयज बिक रहे हैं, चने बिक रहे हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न बिक रहा है, इस तरह से जैसे जो हॉकर्स की जो लाइंस होती हैं, सारी दुकानें जो होती हैं। अब क्या होता है, तो म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने लॉ बना दी कि इन्हें नहीं लगाने देना है। ठीक है, उन्होंने लॉज बना दिए, लॉज मेकिंग हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि आप अगर करोगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आएगी और उठा के ले जाएगी आपका सामान। ठीक है, तो इस तरह से लॉज बना दिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा ऐसा, ताकि गवर्नमेंट चाहे कि फुटपाथ पे जगह रहे, लोग आराम से चढ़ पाए, रोड पे ना चले, एक्सीडेंट कम हो, ये सारी चीजें, ये सब कुछ सोच के गवर्नमेंट ने ऐसा किया। लेकिन अब अगर आप इसी लॉ का दूसरा साइड देखोगे, तो शहर में अधिकतर जो हॉकर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है कि वो शहर में इसी प्रकार से गलियों में, स्ट्रीट्स पे सामान बेच के अपना जीवन चला रहे हैं। और आप अगर उन्हें क्या कर दोगे, उन्हें आप रोकोगे कि वो इस तरह से ये सामान ना बेचे और उनको, उनकी एक्टिविटीज को इलीगल डिक्लेयर कर दोगे, तो उनके पेट का क्या होगा, मतलब उनकी रोजी रोटी कहां से आएगी। अब देखो क्या है, तो एक पर्सपेक्टिव से लॉ सही है, दूसरे पर्सपेक्टिव से क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह के लॉज क्या हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल लॉज हो गए, लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे उसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट को लॉज हटाने पड़ते हैं। आगे ना समझ में, इस तरह के लॉज अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर? अब आगे देखो क्या है, तो हाउ डू पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अब सवाल ये भी है कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये लॉ अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप कैसे अपना प्रोटेस्ट शो करोगे कि हाँ ये अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है, इसे हटाना चाहिए। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनपॉपुलर लॉज एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो जैसे यहां पे आप अगर देखोगे तो कोई क्या है, भूख हड़ताल पे बैठ गया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी। क्लियर है? लोग क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से रिलीज वगैरह निकालने लगे। ठीक है, अरे अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। तो अब क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हमें अरेस्ट कर लो, जेल में डालो, आपके लॉ को हम ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई नॉन वायलेंट तरीके से करता है, अधिकतर जैसे कभी कभी क्या होता है, वायलेंस इरप्ट हो जाता है प्रोटेस्ट में, तो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, तो एक वो भी गलत तरीका है। ठीक है, तो ऐसे लॉज क्या होते हैं, ऐसे लॉज को प्रोटेस्ट किया जाता है जनता के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझना है कि अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज है तो उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कौन, सिटीजंस। अब सिटीजंस क्या करेंगे, तो उस लॉ को वो कितना सीखे, कितना समझे, ठीक है, हाउ मच दे अंडरस्टूड दैट लॉ, तो उस पर डिपेंड करता है कि लोग अपनी प्रतिक्रिया कैसे देंगे। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस कि आवर रोल एज ए सिटीजन डज नॉट एंड्स विथ इलेक्टिंग द गवर्नमेंट। सिर्फ वोट दे दिया, नेता को चुन लिया आपने और आपका काम खत्म नहीं होगा डेमोक्रेसी में। क्या है, हमें टाइम टू टाइम वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर देयर एक्शन इफ रिक्वायर्ड। ये चीज ध्यान रखना भैया, इफ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट करना है इसीलिए कुछ भी प्रोटेस्ट कर दो, ठीक है, अपोजिशन में है इसलिए अपोज ही करो। अगर जरूरत पड़ती है तो हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए और तब हम बोलते हैं कि हाँ वी आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लॉज को समझो, आपको लगता है कि कोई लॉ अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे उनकी एक्शन के लिए इफ रिक्वायर्ड। अगली चीज क्या है, वी कैन रेज क्वेश्चंस। ठीक है, इक्वेशन लिखा है यहां पे, ये इन्होंने जो स्लाइड बनाई है इनकी गलती है, तो यहां पे क्वेश्चंस, वी कैन रेज क्वेश्चंस, ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, वी कैन रेज क्वेश्चंस, तो सवाल उठाओ, सवाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो ऐसा नहीं कि ठीक है नहीं समझ आया चलने दो, पूछो, सवाल करो, मुझसे करो, ठीक है, जहां आपके दोस्त मिल रहे हैं उनसे करो, स्कूल में टीचर से करो, लेकिन सवाल करो। तो इससे क्या रहता है कि इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। जो भी इंसान आपको, जैसे आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चल रही है, वो लॉज बना रही है, गवर्नमेंट के पास सारा देश का पैसा सब कुछ है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हम चाहें तो हम गवर्नमेंट से पूछे कि आपने कैसे किया। ठीक है, कभी कभी
सवाल लोगों को चुभ जाते हैं, लेकिन सवाल करना जरूरी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, देखो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है, तो वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करके चुप नहीं बैठता है, वो क्या करता है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करता है अगर जरूरी है तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या करता है, वो सवाल उठाता है, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिन्हें ध्यान में रखना है जब हम बात करते हैं किस चीज की, कि अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं वो बताया, और हम उन्हें उनके अगेंस्ट में कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है प्रोटेस्ट करने की, रैलीज, ठीक है, नॉन वॉलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करो, आप क्या कह सकते हैं कि भूख हड़ताल पे चले जाओ, ये सारी चीजें करो। क्लियर है? इट इज द कंटेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म, ये लाइन समझना, हाँ, इट इज द कंटेक्स्ट, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly, ठीक है। जितने लोग enthusiastic होंगे, लोग जितने involve होंगे किसी भी काम में, ठीक है, वो चीज क्या करती, वो बताती है कि हाँ गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें वो कितना सक्सेसफुल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्योंकि जितना लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, डेमोक्रेसी पार्लियामेंटरी सिस्टम उतना अलर्ट होकर, उतना ऑन टोज रहेगा और हर चीज को व्यवस्थित तरह से करेगा, और इस तरह के अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज को लाने से 4 बार पहले सोचेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, क्या मैं कहना चाह रहा था आपको समझ में आया। आगे क्या करेंगे हम, आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक जो छोटी सी स्टोरी है रोजा पार्क की, उसे समझेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कैसे अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज के अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक केस स्टडी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप चीजें यहां तक समझ में आई है। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स। आपके मन में सवाल, पहला रोजा पार्क्स कौन, और दूसरा कि इनकी स्टोरी हम क्यों पढ़ने वाले हैं, दोनों चीजें बताऊंगा। पहले दूसरा सवाल कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं, ठीक है। तो अब स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स से हमें यह समझ में आएगा कि कैसे वो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज जो हैं, अगर सिटीजंस अवेयर हैं, ठीक है, वो अपने राइट्स को जानते हैं, समझते हैं, तो वो इन अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो कि रोजा पार्क्स ने किया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी एक लॉ को बनाने के पीछे गवर्नमेंट के इंटेंशंस मलाफाइड है, गवर्नमेंट ने गलत सोच के साथ में लॉ बनाए, ठीक है, वो जस्टिफाइड नहीं है, वो सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल है अगर वो लॉज, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों को करना चाहिए। डेमोक्रेसी इसी ट्रू सेंस में तभी तो इवॉल्व होगी। और जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट विल बी अंडर दी प्रेशर ऑफ दोस प्रोटेस्ट, ठीक है। लोग अगर क्या करेंगे, किसी तरह से अपोज करेंगे, तो गवर्नमेंट विल बी अंडर दी प्रेशर, और गवर्नमेंट जब प्रेशर के अंडर में होगी तो क्या होगी, गवर्नमेंट उन लॉज के बारे में फिर से सोचेगी, उन्हें बदलने के बारे में सोचेगी। क्लियर है? तो यही बेसिक क्रक्स है इस टॉपिक के। अब देखिए क्या है, तो Indian nationalists protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced by the British. So since past, पुराने समय से अगर देखें तो there are numerous protests and oppositions, ठीक है, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे अपोजिशन हुए हमारी इंडियन हिस्ट्री में। अगर हम देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जहां जहां हमें ऐसा लगे कि अगर मान लो किसी तरह का कोई आर्बिट्रेरी, कोई रिप्रेसिव लॉ है, ठीक है, तो अगर कोई आर्बिट्रेरी, कोई रिप्रेसिव लॉ है, तो हमारे लोगों ने क्रिटिसाइज करना क्या किया, स्टार्ट किया। किसे क्रिटिसाइज करना, उस समय पे प्री ब्रिटिश टाइम, मतलब प्री इंडिपेंडेंस जो थे तो ब्रिटिश रूलर्स थे, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, और यह चीज आज भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लगता है गवर्नमेंट कहीं पे गलत लॉज ला रही है तो वी शुड क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, तो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके अगेंस्ट में, आर्बिट्रेरी और रिप्रेसिव लॉज के अगेंस्ट में, बीइंग एनफोर्स बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश बहुत ज्यादा क्या ला रहे थे, आर्बिट्रेरी, और आर्बिट्रेरी मतलब एक तरफा, रिप्रेसिव मतलब जो डराने धमकाने वाले लॉज होते हैं, एक तरह से जो लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के इमोशंस को, लोगों की वैल्यूज को दबा रहे हैं, वो रिप्रेसिव लॉज होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सेडिशन एक्ट जो लाए, तो वो क्या था, वो एक रिप्रेसिव लॉ का, एक आर्बिट्रेरी, एक तरफा लॉ का एग्जांपल था। तो ऐसे लॉज अगर पास किए जाएंगे तो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट जो है, तो हिस्ट्री इज प्रोवाइडिंग एज एन अकाउंट कि इंडियन नेशनलिस्ट ने टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट किया है उस चीज के लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, तो सिमिलरली हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस सेवरल एग्जांपल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज हु हैव स्ट्रगल्ड टू एंड अनजस्ट लॉ, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, दिस इज बियॉन्ड इंडिया, दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग इज बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, इंडिया से बाहर भी है और उससे पहले से भी चला आ रहा है, ठीक। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सिमिलरली हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws। अगर मान लो कोई अनपॉपुलर, कंट्रोवर्शियल, कोई अनजस्ट लॉ है जिसे जस्टिफाई नहीं किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और वैसे ही
एक लॉ को प्रोटेस्ट करने वाली जो लेडी थी वो थी रोजा पार्क। ठीक है, अब इतना सब कुछ समझाने के बाद में, इतने हिंट देने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा द लेडी सिटिंग ओवर हियर इज रोजा पार्क। ठीक, अब आपने 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो, अब ऐसा लग रहा है कि डेजा वू वगैरह हुआ है कुछ आपको कि हाँ हाँ पुराने समय में पढ़ा था, तो 7th क्लास में भी आपने इनकी स्टोरी पढ़ी थी, एक बार फिर पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि भूल गए होंगे आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोगों को याद भी होगी। तो रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ठीक है, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है, हमें आजादी मिलने की बात है। अमेरिका में क्या सिस्टम चला आ रहा था, अमेरिका में सिस्टम चला आ रहा था कि एक लॉ था, मतलब इस तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो जिसके हिसाब से क्या होता था कि ब्लैक्स जो थे तो उन्हें जगह जगह पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। कैसे कि बस में अगर बैठे हैं तो फ्रंट सीट्स जो रहेंगी, अगर कोई ब्लैक बैठा है और कोई व्हाइट आता है बस के अंदर, तो ब्लैक को उठ के पीछे जाना पड़ेगा और फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा, व्हाइट बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ब्लैक्स व्हाइट के बीच में क्या होता था, ऑफिशियली डिस्क्रिमिनेशन होता था, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। तो ये दिक्कत थी। ठीक है, अब ये दिक्कत थी जब, तो इस दिक्कत का देखो सामना कैसे किया गया। इस दिक्कत का सामना ऐसे किया गया है कि रोजा पार्क जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, अफ्रीकन अमेरिकन क्या होता है वो भी बता देता हूं, कि जो जिनके फोरफादर्स अफ्रीका से आए थे लेकिन उनके पेरेंट्स अमेरिका में सेटल हो गए, उन्होंने जन्म अमेरिका में लिया, तो जिस बोलते हैं ना हमारे पूर्वज वहां से आए थे, तो अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जिनके पूर्वज अफ्रीका से, कभी स्लेवरी जब चलती थी, गुलामगिरी जब चलती थी, तो उन्हें गुलाम बना के लाया गया था। ठीक, तो रोजा पार्क एन अफ्रीकन वुमेन, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, और जो प्रिवेलिंग सिस्टम था तो उसके अगेंस्ट जाके, ठीक है, रोजा पार्क ने क्या किया, बोल दिया मैं अपनी सीट नहीं दे रही हूं, बैठना है तो पीछे बैठ जाओ अंकल। ठीक, इस तरह से रोजा पार्क ने मना कर दिया। अब क्या होता है, शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उन्होंने ऐसा मना क्यों किया, क्योंकि ये पहले लॉ था, तो उन्होंने लॉ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए बोल दिया, वो थक चुकी थी, उन्होंने बोला मैं तो आगे बैठूंगी, मैं नहीं उठ के जा रही हूं। ठीक है, दैट डिवाइडेड अप ऑल पब्लिक स्पेसेस इंक्लूडिंग दी सीट्स बिटवीन व्हाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से हर चीज को अलग अलग किया जाता था, तो उस चीज को प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, हर रिफ्यूजल वाज अ की इवेंट दैट मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट which led to the Civil Rights Act in 1964। तो अब इन्होंने जब दिस बोलते हैं ना कि हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन स्टार्ट होती है, तो इस तरह से इन्होंने एक की इवेंट स्टार्ट किया जहां से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बता दिया ब्लैक्स को, जितने दूसरे ब्लैक्स थे उनको मैसेज पहुंचा दिया एक सीधा सा क्लियर सा, कि आपको क्या करना होगा, आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कब तक चलेगी चीजें। तो उनके बाद से क्या होता है, उनके बाद से फिर इस इवेंट के बाद से जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिविल राइट्स मतलब कि वहां जितने भी सिविलियंस, बीट ब्लैक और व्हाइट, सभी को क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो सिविल राइट मूवमेंट जो है इट वाज स्टार्टेड आफ्टर दैट स्टेप ऑफ रोजा पार्क। फिर क्या होता है, फाइनली एक सिविल राइट्स एक्ट पास किया जाता है 1964 में। तो देख लो 9 साल लग गए अभी भी लड़ते लड़ते, 1955 से 1964 तक संघर्ष चलता है। फिर उसके बाद में सिविल राइट्स एक्ट पास किया जाता है जहां पे इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, क्लियर, विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन दी यूएसए। ठीक है, तो यूएसए में जो रेस, नेशनल ओरिजिन की, कौन अफ्रीकन अमेरिकन है, कौन अमेरिकन है, प्योर अमेरिकन, तो उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उसे खत्म करने के लिए यहां से एक स्टार्टिंग हुई थी। क्लियर है। सो दिस वाज द वंडरफुल स्टोरी अबाउट रोजा पार्क। आई होप आपको समझ में आई है कि क्या वो स्टोरी कहना चाह रही है, और इसी के साथ में ये हमारा लास्ट टॉपिक भी था। तो चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। फाइन, तो अब आगे किसी को किसी प्रकार के डाउट है तो क्या करना है, इस बच्चे की तरह एंजॉय करो, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए रहेंगे, तो क्वेश्चन तो आपके पास भी है, आंसर मेरे पास है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आंसर्स और पढ़ेंगे तो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थ्योरी पार्ट पे सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।